हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। तो मीटर ब्रिज का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। देखने में ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे। पिछले क्लास में हम लोग ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्या हुआ था कि टोटल 4 रेजिस्टेंस था, R1, R2, R3, R4, नॉट टेकन इन ऑर्डर। R1, R2 के बाद R3 नहीं हुआ था, ये ऐसे था R1, R2, R3, R4। और उसका जो जंक्शन है, ये 2 जंक्शन है, उसके बीच में एक बैटरी लगाया हुआ था और ये 2 जंक्शन के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जो कि करंट का प्रेजेंस डिटरमाइन करता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो करंट है कि नहीं वो डिटरमाइन करता है। अगर करंट रहेगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो सीधा खड़ा रहेगा जीरो रीडिंग पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बैलेंस कंडीशन जब अचीव हो जाता है, ब्रिज का बैलेंस, ब्रिज जब बैलेंस में आ जाता है, मतलब जब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता है, मतलब जो भी करंट जाएगा ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन था चारों रेजिस्टेंस के बीच? R1/R2 = R3/R4। ठीक है, एक ब्रिज है, जब बैलेंस कंडीशन अचीव हो जाता है तो जो चारों रेजिस्टेंस है उसके बीच में एक रिलेशन है, R1/R2 = R3/R4। अब यहाँ पे ये क्या है? 4 क्वांटिटी का रिलेशन है। तो 4 में से अगर 3 दिया रहेगा तो हम लोग 4th वाला अननोन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो R1 और R2 होता है ना, R1 और R2 वो फिक्स्ड रहता है। और R3 क्या होता है? वेरिएबल्स, मतलब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जो फाइनल है ए अननोन, उसको हम लोग मतलब उसको भी मालूम करना है, उसको पता नहीं है क्या है उसका वैल्यू। तो ये अननोन है, ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो R3 है ना, R3 का वैल्यू हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते हैं। कब तक चेंज करेंगे? जब तक इसका डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए, मतलब बैलेंस में आ जाए। जब बैलेंस में आ जाएगा तो देखेंगे कि R3 का वैल्यू क्या है। अभी बैलेंस कंडीशन में इसका वैल्यू है इतना, उसको लिख डालेंगे। R1 और R2 को वैल्यू पहले ही पता है, यहाँ पे बैठा देंगे, R4 निकल जाएगा। तो ये हो गया ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको पता करने के लिए 3 चीज़ को पता होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करेंगे, जिसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? ये ह्यूस्टन ब्रिज ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, R1 और R2 दिया हुआ है, जो कि ए है। थोड़ा सा देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर प्रैक्टिकली जो पिक्चर होता है वो मैंने ड्रॉ किया, मतलब जो तुम लैब में करने वाले हो वो पिक्चर है, लेकिन वो मॉडल ह्यूस्टन ब्रिज का ही है। ठीक है, ये क्या है? मेटल स्ट्रिप है। ये क्या है? मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल है, मतलब कंडक्टर, वायर बोल सकते हो, मेटल। यहाँ पे क्या है? R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है? एक स्पेशल वायर है। मतलब यहाँ पे देखो, R1 की जगह एक रेजिस्टेंस है R1 R2 निकल गया। देखो, कंपेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ से R1 और R2 के जो जंक्शन है उससे बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर है, और वो जाके R3 और R4 के जंक्शन में मीट करता है। अब देखो, R3 और R4 कहाँ पे है? अब देखो, R3 R4 यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो वायर है ना, यहाँ पे जो वायर है, ये पूरा वायर क्या है? एक रेजिस्टेंस वायर है। हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होता है? R क्या होता है? ρL/A होता है कि नहीं होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन बाय ρL/A। ठीक है, तो ये तो कुछ भी वायर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल वायर है। मीटर ब्रिज का नाम मीटर क्यों है? क्योंकि इसका जो एक वायर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ भी होगा रेजिस्टेंस, उसका लेंथ क्या होगा? 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। 1 मीटर एक वायर होता है जो उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो वायर होता है ना, इसका लेंथ 1 मीटर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। अब देखो, जो मीटर ब्रिज होता है, इसका जो वायर होता है ना, ये नीचे, ये वायर का एक स्पेशल फीचर्स है। क्या फीचर्स है? इसका वायर का जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर है, मतलब क्या है? इसका ए इज सेम एवरीवेयर, मतलब ए अगर वायर है, इसका ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर जगह पे 1 है। ठीक है, स्पेशल वायर है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होगा, रो तो कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते ना R∝L। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप लेंथ लोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि एरिया के साथ इसका रिलेशन खत्म हो गया, क्योंकि एरिया हर जगह पे क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जो भी मतलब R है वो किसके साथ चेंज होगा? सिर्फ R∝L, बाकी सब कांस्टेंट है।
रो तो पहले से ही कांस्टेंट था और ए के हम लोग कांस्टेंट बना दिया। एक वाई लिया जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। जितना जितना लेंथ लेंगे, तो अब देखो ये R2 और R3 है ना, R1 R2 R4 होगा, सॉरी R3 और R3 एंड R4 जो है उसको हम लोग एक ही वायर में ले रहे हैं, मतलब कुछ हिस्सा हम लोग R3 के एज ए R3 यूज़ कर रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा R4 यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो इसके साथ कनेक्ट किया है, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ पे मीट किया है, तो यहाँ पे जो R3 और R4 है उसका जंक्शन ए है, उसमें मीट किया है। और देखो R1 और R3 का जंक्शन, R1 और R3 का कौन जंक्शन है, ए जंक्शन। देखो ये पूरा वायर है, मतलब सिंगल वायर है ना, कंडक्टर है, मतलब इसका कहीं से पॉइंट ले सकते हो। इसमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही वायर है ना। और R3 R4 का जंक्शन है, उसमें भी एक बैटरी लगा दिया, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे मान लेते कि इसका लेंथ कितना है नाल कंडीशन में। नाल कंडीशन कैसे पता चलेगा, नाल कंडीशन कैसे पता चलेगा, R1/R2 = R3/R4 होगा, वो कैसे पता चलेगा। देखो R3 और R4 का जो वैल्यू है, अगर हम लोग ए पॉइंट बीच में लगाएंगे तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग थोड़ा सा इधर लगाएंगे तो ये उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको वेरिएबल है, मतलब हर जगह पे लगा सकते हैं, तो उसको चेंज करके देखेंगे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, वो है नल पॉइंट। ठीक है, अब देखो जो R1/R2 है, नल पॉइंट में क्या होगा, R1/R2 = R3/R4 होता है कि नहीं होता है। अब R1 की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, R1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं R1, वो तो सिंपल है, R1 R2 लिख देते हैं। R3 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं कि L है, स्मॉल l सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर, तो बाकी बचा कितना लेंथ, 100 - L सेंटीमीटर में। तो R3 की जगह क्या लिख सकते बोलो, ρL/A, इसका लेंथ कितना है L, छोटा सा इतना पोर्शन हमको चाहिए, जो R3 के हिसाब जो काम कर रहा है उसका लेंथ कितना है L है। सो ρL/A उसका रेजिस्टेंस, नीचे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ρ100 - L/A, तो A तो सेम है, रो सेम है, सब कट जाएगा, तो क्या अल्टीमेटली क्या रिलेशन निकलेगा, R1/R2 = L/100 - L। देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे कितना अननोन था, इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, R4 को कैलकुलेट करने के लिए R1 R2 R3 तीनों चीज़ को पता होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल घट गया है। यहाँ पे R1 R2 और L है, 3 वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल घट गया। मतलब एक अननोन को पता करने के लिए मान लेते कि हम यहाँ पे R1 को हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अननोन कोई भी हो सकता है ना, ये अननोन कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि हम R1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R1 को कैलकुलेट करने के लिए कितना चीज़ पता होना जरूरी है, R2 पता होना जरूरी है और L पता होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर R1 कैलकुलेट करेंगे तो 3 चीज़ पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, तो एक ही वायर को हम लोग क्या करेंगे, उसका 2 हिस्सा में बांट देंगे। थोड़ा सा हिस्सा R3 का काम करेगा, थोड़ा सा हिस्सा R4 का काम करेगा, तो इसमें क्या हुआ, एक वेरिएबल घट गया। समझ में आया इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ लेबोरेटरी में भी करना है। ठीक है, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन एक टॉपिक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और कई सारा बुक्स में उसका जो डायग्राम बना हुआ होता है इतना कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, मतलब सिंपल चीज़ को लोग इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरी सिंपल वे में समझेंगे कि इसमें क्या है। अगर सिंपल वाला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं तो उसको कई भी जगह पे कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो हम लोग डील कर पाएंगे, और लेबोरेटरी में इसको करना है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। पोटेंशियोमीटर, हालांकि नाम से ही पता चलता है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, वोल्टेज मेज़र करता है। हम लोगों को पहले ही पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर का कुछ लिमिटेशंस है, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर पाएंगे पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, देखो पोटेंशियोमीटर वेरी सिंपल है।
एक बैटरी लगता है, एक बैटरी है, और बैटरी के साथ क्या है, एक वायर है। क्या है? सिंपल वायर है। देखो ये क्या है, रियल लाइफ में ये वायर है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्यों? हम लोग दिखाना चाहते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, हर एक वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये वायर एक स्पेशल है। क्या है? जो मीटर ब्रिज का वायर था वैसे ही है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, एक वायर होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे क्यों किया? क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है ना, इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस के तौर उसको ड्रॉ किया। तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस R है, और इसका EMF कुछ मान लेते हैं E0 है, वह कुछ E0, और यू कैन से E0 इज द EMF और द सोर्स बैटरी एंड वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस। एक वायर चाहिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, बस हो गया, ये हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, खत्म। लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक बैटरी और एक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका टोटल जो लेंथ होता है, इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो कैपिटल L मान लेते हैं, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना मानते हैं? R। ओके, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है। रेजिस्टेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस R है, एंड लेंथ कितना है इसका? टोटल कैपिटल L। ठीक है, जैसा कि इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब हर जगह पे क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इक्वल टू जो रो L बाई है, सो R प्रोपोर्शनल टू L हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाद में बोलेंगे, वो कोई बात नहीं। अब देखो, मतलब R यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। R लेंथ के वाइज डिपेंड करेगा। अगर जो रेजिस्टेंस है, अच्छे से समझना, आज मान लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 400 ओम, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर और टोटल कितना है? 400 ओम। तो लेकिन ये टोटल का है 400। अगर बीच में हम आधा लेंगे, इसका आधा पोर्शन लेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आधा हो जाएगा, कि प्रोपोर्शनल टेल है। अगर हम लोग 30% लेंगे तो क्या होगा? उसका 30% हो जाएगा। अगर हम लोग 10% लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R/10, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 400 है, तो उसका बाई 10 करके हमारे 40 होगा। जैसे जैसे हम लोग लेंथ लेंगे वैसे ही हम लोग क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि लेंथ इज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, अगर ये जो रेजिस्टेंस वायर है और ये बैटरी है, ये तो कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? आई करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा लेंथ इसको यूज़ करते हैं, स्मॉल l लेंथ। हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लेंथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो वायर है उसका लेंथ तो कैपिटल है, लेकिन हम थोड़ा सा ले रहे हैं, मतलब 20% या 30% लेंथ ले रहे हैं। तो उसके एक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे करंट कितना आएगा? करंट इन द सर्किट कितना आएगा? बोलो, करंट इन द, यहाँ पे करते हैं, करंट इन द सर्किट कितना आएगा? I। पोटेंशियल डिफरेंस E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। समझ में आ गया? अच्छा, किसी किसी जगह में क्या होता है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, यहाँ पे स्मॉल r, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो हम मान के चलते कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सो E0 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? रेजिस्टेंस वायर का कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इतना करंट है। अब इसके एक्रॉस में हम वोल्टेज निकालना है, ए वाला एक्रॉस में, तो हम लोग क्या निकालेंगे? V सफिक्स L। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज एक्रॉस स्मॉल l, मतलब जो पूरा जो वायर है उसके एक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इतना छोटा लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा? I मल्टीप्लाइड बाई उस हिस्से का, तो एक छोटा सा हिस्सा में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट थ्रू द सेक्शन इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉल सेक्शन R सफिक्स L। L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो, I मतलब E0 बाई R प्लस R, और RL मतलब क्या? रो L बाई A। अब यहाँ पे से ध्यान से देखना, देखो E0 कांस्टेंट है, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, A कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, सिर्फ L वेरिएबल है। सो हम लोग लिख सकते कि जी V है इज प्रोपोर्शनल टू L।
लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये सारे चीज़ तो कांस्टेंट है, ये जो सारे चीज़ है ये मिला के तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, वो एक कांस्टेंट है। वी एल इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई एल, तो वी एल प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसे हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा करके इसको के मान लेते हैं। मतलब क्या फॉर्मूला निकल गया, वी एल इज इक्वल टू स्मॉल के मल्टीप्लाइड बाई एल। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेंथ के हिसाब चेंज करेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल है यहाँ पे है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एल। देखो अच्छे से समझो, मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका ये वाला ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, मान लेते हैं 10 वोल्ट है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 10 वोल्ट है और उसका लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अगर हम लोग क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर, पूछा गया कि 30 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। 30 सेंटीमीटर मतलब हम लोग थोड़ा सा लेंथ ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ऊपर और ये 30 सेंटीमीटर लेंथ में ये नीचे ये छोटा ये पोर्शन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एकदम ऊपर से नीचे तक पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट है, लेकिन ऊपर से इतना तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो लेंथ के हिसाब चेंज होगा। 30% लेंथ लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 30% होगा, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट, तो उसका 30% क्या 3 वोल्ट, इसमें अक्रॉस 3 वोल्ट होगा। वेरी सिंपल, ओके। तो ये प्रिंसिपल है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहाँ पे जो के है, के का नाम क्या है बोलो, के मतलब क्या है, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका नाम क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता होगा, तो स्मॉल लेंथ में कितना होगा वो पता कर सकेंगे। इसीलिए के का वैल्यू पता करना जरूरी है, वो बाद में हम लोग कई प्रोसेस से हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक पोटेंशियोमीटर का बेसिक है, कुछ भी नहीं, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है नहीं हो सकता, वो अलग बात है, और एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है। ये क्या है, वायर है, रियल लाइफ में क्या होता है, वायर होता है। तो ये जो वायर होता है वो क्या है, उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो उसका लेंथ जो है, लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज करेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये भी देख लिए कि लेंथ के हिसाब उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। यही फॉर्मूला है। अब क्या है, इसका कई सारा एप्लीकेशन है, वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या करो, इसका जो डायग्राम है वो एक बार देख लो। अब हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है उसका एप्लीकेशन क्या है। हम लोग के इंस्ट्रूमेंट का बारे में थोड़ा सा जान लिया, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है वो है हम लोग देखने वाले हैं। 3 एप्लीकेशन मेनली इसका सिलेबस में है, और जो फाइनल वाला एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में है। पहला है चीज़ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एन अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। एक बाहर से एक सेल ला रहे हैं जिसका ईएमएफ हम लोग को पता नहीं, वो कैलकुलेट करना है किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2। दोनों सेल है, दोनों का ईएमएफ हम लोग को मालूम नहीं, दोनों का जो ईएमएफ है उसका रेशियो पता करना है। और नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ईएमएफ है बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो भी पता करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर्स। 1 by 1 हम लोग देखेंगे। पहला है कैलकुलेशन ऑफ एन अननोन ईएमएफ, ये वाला हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करो। एक पोटेंशियोमीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, तो इसको R मान लेते हैं, और इसका ईएमएफ P0 कुछ मान लेते हैं। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर है, कैपिटल L लेंथ और रेजिस्टेंस जो है ऐसा है। और यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अक्रॉस में पूरा अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो एक लिटिल पोर्शन लेने से क्या होगा, उसके हिसाब से रेशियो वाइज चेंज हो जाएगा। जितना लेंथ लेंगे, टोटल लेंथ तो कैपिटल ले ले, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेंथ लेंगे तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, लेंथ वाइज पोटेंशियोमीटर चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से कनेक्ट करेंगे ईएमएफ जो है उसका, और यहाँ पे की लगा देंगे। की ये क्या है, की है। की क्या होता है, की नहीं भी लगा सकते हम लोग, की नहीं भी लगा सकते। की मतलब जो कनेक्ट करता है। अब देखो यहाँ से एक ऐसे कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और ऐसे कनेक्ट कर देंगे।
ये जो पॉइंट है ना वो वेरिएबल है, मतलब हर जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। और एक गैल्वेनोमीटर है जो डिटेक्ट करेगा कि नल पॉइंट आया है कि नहीं है। समझ में आया, मतलब इसमें करंट जा रहा है कि नहीं है वो। तो इसका ईएमएफ मान लेते हैं कुछ है ई इप्सिलॉन, पता नहीं ईएमएफ क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ यहाँ पे इसका अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो ईएमएफ है उसको जो एक पॉइंट है उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट को वेरिएबल करेंगे, इसको फिक्स्ड कर देंगे और इसको मतलब चेंज करते रहेंगे। ठीक है, जब नल पॉइंट आ जाएगा मतलब इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो ये जो रियल लाइफ में क्या होता है, एक ईएमएफ है ऐसा और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी तो एक बैटरी के हिसाब से है, वो भी तो एक बैटरी है, मतलब कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, देखो ये एक बैटरी और इसका भी अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम लोग बैटरी के जैसा ही बना रहे हैं। अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन कब नहीं आएगा, जब ये 3 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये इधर करंट भेजेगा और ये इधर करंट भरेगा, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका करंट और इसका करंट अपोज कर रहा है एक दूसरे को, तो दोनों मिला के करंट 0 हो जाएगा अगर दो इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको चेंज करके देखेंगे। तो मान लेते कि स्मॉल एल लेंथ जब इसका था तब ये नल पॉइंट आ गया, मतलब इसका जो ईएमएफ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है जितना एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन जो है के एल लेंथ में नल पॉइंट मिला है, मतलब एल लेंथ का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, इसीलिए नल पॉइंट मिला है। वीएल मतलब क्या है, के मल्टीप्लाइड बाई एल। अगर हम लोगों को के पता होगा तो जैसे लेंथ मिलेगा हम लोग देख लेंगे कि कौन सा लेंथ में नल पॉइंट मिल रहा है, वो लेंथ यहाँ पे बैठा देंगे और इप्सिलॉन हम लोग को मिल जाएगी। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है एल का वैल्यू तो हम नल पॉइंट है निकाल लेंगे, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक आइडिया है। क्या करना पड़ेगा, एक ईएमएफ लाना पड़ेगा, मतलब एक बैटरी जिसका ईएमएफ नोन है लिखा हुआ है, तो उसके लिए ईएमएफ नोन है और एल हम लोग देख लेंगे नल पॉइंट से, तो ई और एल पता चल जाएगा और वहाँ से के निकाल सकते हैं। तो यार लिख देते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड के वी टेक ए बैटरी ऑफ नोन ईएमएफ। बैटरी और सेल एक ही बात है, known EMF and note small l for null point and then we can calculate K। ओके, उसके बाद वो कैलकुलेट हो गया, K मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो तो कांस्टेंट है ना, तो उसको वैल्यू हम लोग लिख के रख देंगे। अब जैसे जैसे अलग अलग हम लोग EMF लाएंगे अननोन, उसको यहाँ पे बैठाएंगे, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग लेंथ लगेगा, तभी तो जाके वो नल पॉइंट अचीव होगा। तो वो लेंथ यहाँ पे बैठा देंगे और के का वैल्यू पहले से ही मालूम है, तो इप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अननोन ईएमएफ कैलकुलेशंस। अब नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ। नंबर 2 क्या है, कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ। पहले तो सर्किट ड्रॉ करते हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर, एक बैटरी और रेजिस्टेंस मिला के पोटेंशियोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं हो सकते, ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक बैटरी लगाते हैं और एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ से की लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इसका जो की है ना, इसका मतलब एक ही सर्किट में 2 ईएमएफ हम लगा दिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट है, मतलब इसमें कोई काम नहीं है, ऐसा काम होगा। अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे ना तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक ही सर्किट में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है, इसका ईएमएफ इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन 2 है। ठीक है, तो व्हेन फर्स्ट सेल इज एक्टिव, पहला सेल को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, मतलब इसके साथ इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट सेल के लिए मान लेते कि जो लेंथ मिला नल पॉइंट के लिए L1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन 1 जो है वो K मल्टीप्लाई V अक्रॉस L1 लेंथ, मतलब K L1।
वो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है उसका एक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ वाइज चेंज होता है। जैसे जैसे हम लेंथ डालेंगे वैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो L1 लेंथ चाहिए, इसको नॉलिफाई करने के लिए L1 लेंथ चाहिए, मतलब इसका जो वैल्यू है वो L1 लेंथ में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों बराबर है, तभी तो जाके नल पॉइंट मिला। तो हो गया ε1। व्हेन सेकेंड सेल एक्टिव, व्हेन सेकेंड सेल इज एक्टिव, सेकेंड सेल को जब एक्टिव कर दिया तो उसका लेंथ चेंज हो गया। मान लेते कि L2 लेंथ मिला, उसमें L2 लेंथ मिला, यहाँ पे मिला, अलग अलग पोजीशन मिला, मिल सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, ε2 इज इक्वल टू क्या होगा, V अक्रॉस L2 K L2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ε1 बाई ε2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। कंपैरिजन हो गया, मतलब जो दो अननोन ईएमएफ है दोनों का रेशियो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों के वजह से कहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है उसका सिर्फ वैल्यू बैठा देने से हो जाएगा, ε1 बाई ε2 इक्वल टू L1 बाई L2। तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये भी लेबोरेटरी में कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसको देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल है उसको करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और नंबर 3 करेंगे। ठीक है, नंबर 3 में क्या आ रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करते हैं, इसका ऐसे रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ भी होगा, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका ईएमएफ P0 कुछ भी होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके साथ एक सेल कनेक्ट करेंगे और सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो ये जो सेल है और रेजिस्टेंस है, ये तो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, और बाहर से हम लोग ये लगा रहे हैं, उसको देके गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे और एक पॉइंट के ऐसे चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स। अब देखो जब नल पॉइंट आएगा, अच्छे से देखना, इसका ईएमएफ अगर मान लेते हैं इसका ईएमएफ ε है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, इसका R0 मान लो, दोनों एक साथ तो एक ही तो नहीं हो सकते ना, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है। तो जब नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट मतलब क्या होता है, इस सर्किट के अक्रॉस में क्या होता है, करंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है। ए जितना करंट भेज रहा है और ए इतना भी करंट भेज रहा है, क्योंकि देखो ये तो प्लस और माइनस होगा ना, ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी के बैटरी की सब काम करेगा। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ हिस्सा हम लोग काम में ला रहे हैं। अब देखो जब नल पॉइंट कंडीशन में है, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, उस वक्त इसका कोई काम है, वो रिस्पॉन्स करेगा क्या। एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ का हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हवा बह रहा है तो हवा हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ जा रहा है तो मतलब हम लोग को एटमॉस्फेयर से पता चल जाता है कि हवा बह रहा है, उसका इफेक्ट से हम लोग पता लगाते हैं कि वो है कि नहीं है। इसीलिए तो जो रेजिस्टेंस होता है वो है कि नहीं है वो हम लोग को नहीं मालूम होगा। अगर वहाँ पे करंट जाएगा तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि इसमें इतना रेजिस्टेंस है। तो करंट बह ही नहीं रहा है, जब करंट नहीं बहता है तो क्या होता है, सर्किट में जब करंट नहीं बहता है तो क्या होता है, इसका अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो ओपन सर्किट है वही एप्सिलॉन, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनल जो है वही शो करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कब होता है, जब सर्किट में करंट बहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ओपन सर्किट कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ प्रभाव नहीं होता है, जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो शो करता है। लेकिन जब सर्किट में करंट बहता है तब जाके वो थोड़ा सा लॉस्ट वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मान लेते कि इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका लेंथ L लेंथ में इसका नल पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन है वो VL के साथ बराबर है, मतलब K मल्टीप्लाइड बाई L, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ऐसे काम चलेगा क्या, यहाँ से R तो आया नहीं, हम लोग को R को इंक्लूड करना है, तो R इंक्लूड कैसे हो सकता है, यहाँ से करंट बहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से एक की लगाएंगे, की मतलब इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाहर वाला का रेजिस्टेंस।
अब देखो इस सर्किट जब इसको हम क्लोज ओपन कर देंगे, इसको जब ओपन करेंगे, ए ओपन सर्किट, की इज ओपन, मतलब ए वाला सर्किट का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है। तो इसके लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वेशन लिख लिया। व्हेन की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज, जब की क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली यहाँ पे करंट बहेगा, यहाँ पे भी करंट बहेगा। यहाँ का जो करंट है वो इधर इसके साथ नलीफाई होके इससे जीरो देगा, लेकिन यहाँ पे भी तो करंट बहेगा सर्किट में, एक सर्किट बन गया। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें करंट बहेगा तो इसके अक्रॉस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। ऐसा क्या होता है, इप्सिलॉन होता है, लेकिन अगर करंट बहता है तो इप्सिलॉन माइनस आर होता है, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा और अकॉर्डिंगली इसका लेंथ भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा तो यहाँ पे लेंथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान लेते हैं उसका नया जो लेंथ है एल डैश है, ये नया लेंथ है एल डैश। तो अब जाके क्या होगा, अब इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इप्सिलॉन माइनस आई आर है कि नहीं है, और वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एल डैश लेंथ का इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ एल डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई का वैल्यू क्या होगा बोलो, इस सर्किट में कितना करंट बहेगा, इप्सिलॉन बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, और वी एल डैश मतलब क्या है, के मल्टीप्लाइड बाई एल डैश। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, इप्सिलॉन कॉमन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा इप्सिलॉन आर बाई स्मॉल आर प्लस आर के एल डैश, ऐसे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइड 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बाएं तरफ क्या होगा, r प्लस आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा, इप्सिलॉन कट जाएगा, और दाएं तरफ के कट जाएगा, l बाई एल डैश हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल्स टू l बाई एल डैश, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू l बाई एल डैश माइनस 1। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R इंटू l बाई एल डैश माइनस 1। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करेंगे, लैब में एक बार एक की को ओपन कर देंगे, ए एक्टिव रहेगा तो तब जाके एक लेंथ मिलेगा स्मॉल एल। जब की को क्लोज कर देंगे तो दूसरा लेंथ मिलेगा नल पॉइंट के लिए, नल पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा एल डैश, उसको यहाँ पे बैठा देंगे और आर का वैल्यू तो मालूम ही है वो एक्सटर्नल सर्किट में, इसको बैठा देंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, एल इज द लेंथ इन ओपन व्हेन द सर्किट इज ओपन, and L dash is the new length when the circuit is closed, and then we can take these things. Okay.